नमस्कार दोस्तों। आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रॉपर्टी के लालच में बहू ने अपनी सास की आंखों की दवाई में एसिड मिला दिया ताकि वो हमेशा के लिए अंधी हो जाए। सास के अंधे होने के बाद बहू और बेटे ने उसके सामने ही बेशर्मी और जुल्म की सारी हदें पार कर दी। यहाँ तक कि बहू ने प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक करके खानदानी वसीयत भी अपने नाम करवा ली। लेकिन 500 मेहमानों के बीच गोद भराई के दिन जब उस अंधी सास ने अपना काला चश्मा उतारा और अपने हाथ में पकड़ी एक मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, तो बेटे और बहू के पैरों तले जमीन नहीं खिसकी, बल्कि उनका पूरा वजूद राख हो गया। पढ़िए एक अंधी सास के खौफनाक इंसाफ की वो दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शहर के वीआईपी इलाके में खड़ी वो 30 करोड़ की आलीशान कोठी सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं था, बल्कि वह एक जीते जागते खौफ और रुतबे का प्रतीक था। यह कोठी थी सुषमा जी की। सुषमा जी कोई आम घरेलू महिला नहीं थी, वे शहर की रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थी। एक ऐसा नाम जिसके कोर्ट रूम में घुसते ही बड़े बड़े बाहुबलियों और मुजरिमों के पसीने छूट जाते थे। उनके उसूल लोहे की तरह सख्त थे और उनका दिमाग किसी कंप्यूटर से भी तेज था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने ही घर में 2 ऐसे मुजरिम पल रहे हैं जो बाहर के क्रिमिनल से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वे मुजरिम कोई और नहीं बल्कि उनका अपना इकलौता बेटा रोहन और उसकी हाई प्रोफाइल लालची पत्नी काव्या थी। रिटायरमेंट के बाद जिस माँ ने रोहन को खून पसीने से सींच कर बड़ा किया था, वही माँ अब उन दोनों के लिए एक बोझ और गले की हड्डी बन चुकी थी। काव्या की गीत जैसी नज़रें सिर्फ 2 ही चीज़ों पर गड़ी थी, सुषमा जी की 30 करोड़ की वो शानदार कोठी और बैंक लॉकर में रखे पुश्तैनी खानदानी गहने। काव्या डिजाइनर साड़ियाँ पहनकर किटी पार्टियों में तो जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से जलती भूनती थी कि इस घर की असली चाबी और पावर अभी भी उस बुढ़िया के हाथों में है। सुषमा जी अपने बेटे और बहू की फितरत बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उन्होंने एक सख्त शर्त रख दी थी। यह 30 करोड़ की प्रॉपर्टी और ख़ानदानी गहने मेरे जीते जी किसी के नाम नहीं होगा। यह वसीयत सिर्फ और सिर्फ मेरे आने वाले पोते या पोतियों के नाम ही ट्रांसफ़र होगा। यह शर्त काव्या के लिए किसी जहर के घूंट जैसी थी। उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन वो किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, वो प्रॉपर्टी के लिए सुषमा जी के मरने का सालों तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसका लालच अब बर्दाश्त की सारी हदें पार कर चुका था। काव्या ने तय कर लिया कि अगर बुढ़िया को रास्ते से हटा नहीं सकते तो उसे इतना जिंदा लाश बना दो कि उसका इस घर में होना या ना होना बराबर हो जाएगा। सुषमा जी को उम्र की वजह से मोतियाबिंद की शुरुआत हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें रोज़ रात को आँखों में डालने के लिए एक महंगी आई ड्रॉप्स की शीशी दी हुई थी। काव्या ने इंटरनेट के डार्क वेब और अपने कुछ पुराने साथी संपर्कों के जरिए एक ऐसा दुर्लभ न्यूरोटॉक्सिन केमिकल मंगवाया जिसका कोई रंग या गंध नहीं था। यह केमिकल धीरे धीरे इंसान की आँखों की ऑप्टिक नर्व्स को सून कर देता है और हमेशा के लिए अंधा बना देता है, जिसे कोई मेडिकल टेस्ट भी आसानी से पकड़ नहीं सकता। एक रात जब सुषमा जी गहरी नींद में सो रही थी, काव्या दबे पांव उनके कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। उसने सुषमा जी के सिरहाने रखी उस आई ड्रॉप की शीशी को खोला
और सिरिंज की मदद से वो खतरनाक केमिकल उस दवाई में मिला दिया। अब देखती हूँ तुम्हारी ये जज वाली आंखें क्या फैसला सुनाती है बुढ़िया। काव्या ने शीशी वापस रखते हुए अपने मन में फुसफुसाया। अंधेरे में डूबती दुनिया। अगले दिन से खेल शुरू हो गया। सुषमा जी रोज रात को वही दवाई अपनी आंखों में डालती, यह सोचकर कि इससे उनकी रोशनी बढ़ेगी, लेकिन असल में वो हर रात अपनी आंखों में अंधापन डाल रही थी। कुछ ही हफ्तों में असर दिखने लगा। सुषमा जी को अखबार पढ़ने में दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे उनके सामने की दुनिया धुंधली पड़ने लगी और फिर एक मनहूस सुबह ऐसी आई जब सुषमा जी के सामने सिर्फ एक घना काला अंधेरा था। रोहन, काव्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाइट जलाओ बेटा। सुषमा जी अपने कमरे में घबरा कर चिल्लाई। रोहन और काव्या कमरे में आए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि जीत की एक भयंकर चमक थी। नामी डॉक्टरों को बुलाया गया। काव्या ने पहले ही एक भ्रष्ट डॉक्टर को पैसे खिला दिए थे। डॉक्टर ने सुषमा जी की आंखों की जांच की और झूठे अफसोस के साथ कहा, आई एम सॉरी मैडम, आपकी आंखों की नसें पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। अब आपकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। आप हमेशा के लिए अंधी हो चुकी हैं। यह सुनकर सुषमा जी सन्न रह गईं। उन्होंने चुपचाप वो कड़वा सच स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन सुषमा जी के चेहरे पर एक बड़ा सा काला चश्मा आ गया और उनके हाथों में एक सफ़ेद छड़ी थमा दी गई। वो अब अपने ही घर में लाचार होकर रह गई। उस रात रोहन और काव्या ने अपने बेडरूम में महंगी वाइन खोली। वी डिड इट डार्लिंग, रोहन ने काव्या को चूमते हुए कहा। अब वो बुढ़िया सिर्फ एक पुतला है। वो देख ही नहीं सकती कि हम उसके सामने क्या कर रहे हैं। अब ये घर, ये 30 करोड़ का साम्राज्य पूरी तरह से आज़ाद है। रोहन और काव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए वो घर अब आज़ाद था, क्योंकि इस घर की मालकिन अब देख नहीं सकती थी। लेकिन अपने अहंकार और जश्न के नशे में अंधे हो चुके रोहन और काव्या यह सबसे बड़ा सच भूल गए थे कि एक जज की आंखें भले ही काम करना बंद कर दे, लेकिन उसका दिमाग कभी नहीं सोता। और कभी कभी बंद आँखों के पीछे एक ऐसा खौफनाक तूफान पनप रहा होता है जो पूरी दुनिया को राख कर सकता है। जिस 30 करोड़ की कोठी में कभी रिटायर्ड जज सुषमा जी के जूतों की आहट से सन्नाटा छा जाता था, आज उसी कोठी में सिर्फ उनके बेटे और बहू के अट्टहास गूंजते थे। सुषमा जी की आंखों पर चढ़ा वो बड़ा सा काला चश्मा और हाथ में पकड़ी सफ़ेद छड़ी रोहन और काव्या के लिए आज़ादी का लाइसेंस बन चुका था। उन्हें लगने लगा था कि अब इस घर में कोई उन्हें देखने वाला, टोकने वाला या जज करने वाला नहीं है। वो भूल गए थे कि वो एक इंसान के साथ रह रहे हैं। उनके लिए सुषमा जी अब ड्राइंग रूम में रखे किसी पुराने बेकार फर्नीचर से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उनके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर रोहन और काव्या ने घर के अंदर बेशर्मी और नीचता की सारी हदें पार कर दी। दोपहर का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर सुषमा जी अपनी सफ़ेद छड़ी के सहारे कुर्सी पर बैठी थीं। काव्या ने उनके सामने एक कटोरी में दाल और 2 सूखी रोटियां पटक दी। सुषमा जी ने कांपते हाथों से एक निवाला तोड़ा और दाल में डुबोकर खाया। काव्या बहू, सुषमा जी ने अपनी शांत आवाज़ में कहा, बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम लग रहा है, ज़रा सा नमक दे दोगी? टेबल के दूसरी तरफ रोहन अपना महंगा खाना खा रहा था। काव्या के चेहरे पर एक शैतानी और घिनौनी मुस्कान तैर गई। उसने डाइनिंग टेबल पर रखा नमक का डिब्बा नहीं उठाया।
इसके बजाय उसने रोहन के सामने रखा वो गिलास उठाया जिसमें रोहन ने अपना जूठा पानी और हाथ धोने के बाद का गंदा पानी छोड़ा था। काव्या बिना कोई आवाज़ किए सुषमा जी के बिल्कुल करीब आई। उसने वो जूठा गंदा पानी और पास ही रखी एश ट्रे से सिगरेट की थोड़ी सी राख चुपचाप सुषमा जी की दाल की कटोरी में मिला दी। लीजिए माँ जी, डाल दिया नमक, अब स्वाद बिल्कुल परफेक्ट आएगा। काव्या ने बेहद मीठी और खोखली आवाज़ में कहा। सुषमा जी ने बिना कोई भाव बदले अपनी उंगलियों से उस राख और जूठे पानी वाली दाल को मिलाया और चुपचाप वो निवाला खा लिया। उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। सामने बैठे रोहन और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना आवाज़ किए मुंह पर हाथ रखकर पागलों की तरह हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक किया है। एक अंधी बुढ़िया को क्या ही पता चलेगा कि वो क्या खा रही है। शर्म और हया तो इस घर से जैसे विदा ले चुकी थी। रोहन की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि एक शाम वह अपनी नई सेक्रेटरी को घर ले आया। हॉल के बीचों बीच रखे महंगे इटालियन सोफे पर रोहन अपनी सेक्रेटरी के साथ शराब पी रहा था और सरेआम उसे चूम रहा था। ठीक उसी सोफे से महज 10 कदम की दूरी पर सुषमा जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थी। उनकी आंखों पर वही काला चश्मा था और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला चल रही थी। राम राम राम। सेक्रेटरी ने फुसफुसाते हुए रोहन से कहा, तुम्हारी माँ सामने बैठी है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? रोहन ने अट्टहास करते हुए जवाब दिया, अरे डार्लिंग, वो अंधी चमगादड़ है। हम यहाँ उनके सामने कुछ भी कर ले, उन्हें लगेगा कि बाहर तेज हवा चल रही है। रोहन अकेला नहीं था। काव्या ने भी इस आज़ादी का पूरा फायदा उठाया। अगले ही दिन काव्या अपने बॉयफ्रेंड, जो उसका जिम ट्रेनर था, उसको सीधे कोठी में ले आई। काव्या सुषमा जी के बेडरूम के बिल्कुल खुले दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसके साथ वाइन पी रही थी और बेशर्मी से हंस रही थी। अंदर सुषमा जी अपने बिस्तर पर लेटी थी। काव्या अपने प्रेमी के गले में बाहें डालकर जोर जोर से हंसती रही, यह साबित करने के लिए कि अब उसे इस घर में किसी का खौफ नहीं है। क्रूरता और बेशर्मी के इस नंगे नाच के बीच उनका असली मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ था। 30 करोड़ की वो प्रॉपर्टी। एक सुबह रोहन बहुत प्यार से सुषमा जी के कमरे में आया। माँ, आपकी पेंशन और बैंक लॉकर के कुछ नियम बदल गए हैं। मैनेजर ने कुछ फॉर्म भेजे हैं जिन पर आपके साइन चाहिए। रोहन ने सुषमा जी के हाथ में एक पेन थमाते हुए कहा। सुषमा जी ने अपनी अंधी आंखों से शून्य में देखा। ठीक है बेटा, जहाँ साइन करना है वहाँ मेरा हाथ रख दे। रोहन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने सुषमा जी का कांपता हुआ हाथ पकड़ा और उन्हें एक एक करके 5 कोरे कागजों पर साइन करवा लिया। ये बैंक के फॉर्म नहीं थे, बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के वो स्टाम्प पेपर थे जिन पर रोहन बाद में अपनी मर्जी की शर्तें लिखने वाला था। काव्या दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी और खुशी से फूलकर कुप्पा हो रही थी। रोहन और काव्या को लगा कि उन्होंने एक रिटायर्ड जज के दिमाग को पंगु कर दिया है। उन्हें लगा कि वो जीत गए हैं, लेकिन वो नीच इंसान यह भूल गए थे कि जब एक जज अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधता है तो वो अंधा नहीं होता, बल्कि वो इंसाफ करने की तैयारी कर रहा होता है। उस काले चश्मे के पीछे सुषमा जी की आंखों में जो खौफनाक तूफान पल रहा था, वो जल्द ही रोहन और काव्या के पूरे वजूद को राख में मिलाने वाला था। महीने बीतते जा रहे थे। रोहन और काव्या ने सुषमा जी से कोरे कागजों पर धोखे से साइन तो करवा लिया था, लेकिन काव्या का लालची दिमाग
अभी भी शांत नहीं था। वो जानती थी कि सुषमा जी एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अगर वसीयत में लिखी उस असली शर्त प्रॉपर्टी सिर्फ पोते या पोती के नाम होगी को पूरा किए बिना उन कोरे कागजों का इस्तेमाल किया गया तो कल को कोई भी रिश्तेदार कोर्ट में केस कर सकता है। काव्या प्रॉपर्टी के लिए सालों इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने एक ऐसा दांव चलने का फैसला किया जो सीधे सुषमा जी के माँ और दादी वाले जज्बातों पर वार करे। एक सुबह सुषमा जी हॉल में अपनी आराम कुर्सी पर बैठी माला जप रही थी। तभी काव्या दौड़ती हुई आई। उसने एक ऐसा नाटक किया जिसने बड़े बड़े अदाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। माँ जी, माँ जी। काव्या ने घुटनों के बल बैठकर सुषमा जी के पैर पकड़ ली। उसकी आवाज़ में झूठी खुशी और एक्साइटमेंट थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ माँ जी, आपकी मन्नत पूरी हो गई। इस घर का वारिस आने वाला है। पास ही खड़ा रोहन भी इस नाटक में शामिल हो गया। उसने खुशी से काव्या को हवा में उठा लिया और चूमने लगा। सुषमा जी के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर उनके उस बड़े से काले चश्मे के नीचे से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने कांपते हाथों से काव्या का सिर सहलाया। मेरे घर का चिराग, काव्या बहू, तूने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। सुषमा जी ने भराई हुई आवाज़ में कहा, अब ये 30 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये कोठी और मेरे सारे खानदानी गहने सब तेरे और मेरे होने वाले पोते के नाम। मैं आज ही वकील को बुलाकर सारी वसीयत तुम्हारे नाम करती हूँ। रोहन और काव्या ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में लालच के शोले भड़क उठे। शिकार पूरी तरह उनके जाल में फंस चुका था। काव्या का दिमाग बहुत शातिर था। वो चाहती थी कि यह वसीयत इस तरह ट्रांसफ़र हो कि दुनिया का कोई भी वकील उसे कोर्ट में चैलेंज ना कर सके। इसीलिए उसने एक बेहद आलीशान गोद भराई की पार्टी रखने का फैसला किया। शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल का ग्रैंड बैंक्वेट हॉल बुक किया गया। 500 वीआईपी मेहमानों की लिस्ट बनी। शहर के बड़े बड़े नेता, पुलिस कमिश्नर और सबसे खास सुषमा जी के पुराने दोस्त, जो खुद शहर के नामी वकील और रिटायर्ड जजेस थे, उन्हें खास न्योता भेजा गया। काव्या का प्लान था कि इन 500 रसूखदार लोगों और जजों के सामने सुषमा जी खुद अपने हाथों से वसीयत पर साइन करेंगी। इतने सारे कानूनी गवाहों की मौजूदगी में वो 30 करोड़ की वसीयत पत्थर की लकीर बन जाएगी। लेकिन काव्या और रोहन की निजता सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने तक सीमित नहीं थी। पार्टी से ठीक एक रात पहले अपने लग्जरी बेडरूम में रोहन महंगी स्क्रॉच पीते हुए काव्या से फुसफुसाया, डार्लिंग, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी तो कल हमारे नाम हो जाएगी, पर उस अंधी बुढ़िया का क्या? क्या जिंदगी भर उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी? काव्या ने अपने डिजाइनर लहंगे को देखते हुए एक बेहद खौफनाक और शैतानी हंसी हंसी। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो रोहन, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। काव्या ने अपनी आवाज़ और धीमी कर ली। कल पार्टी में जैसे ही वो अंधी बुढ़िया पेपर्स पर साइन करेगी, उसके तुरंत बाद मैं उसे स्टेज के पीछे वाली घुमावदार और ऊंची सीढ़ियों से नीचे ले जाने का नाटक करूंगी। बुढ़िया अंधी तो है ही, और उसकी वो सफ़ेद छड़ी मैं जानबूझकर नीचे गिरा दूंगी। बस एक हल्का सा धक्का और वो सीधा 20 सीढ़ियाँ लुढ़कते हुए नीचे गिरेगी। रोहन के चेहरे पर एक पिशाच जैसी चमक आ गई। ब्रिलियंट! 500 लोगों के सामने गोद भराई के खुशी वाले माहौल में
पुलिस भी इसे सिर्फ एक दर्दनाक एक्सीडेंट मानेगी। प्रॉपर्टी हमारी और वो बुढ़िया हमेशा के लिए ख़त्म। दोनों ने अपनी शराब के गिलास टकराए और चैन की नींद सो गए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने दुनिया की सबसे परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री और चोरी का प्लान बना लिया है। लेकिन अपने अहंकार के नशे में चूर रोहन और काव्या को इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस अंधी बुढ़िया की मौत का वो जाल बूंद रहे हैं, वो बुढ़िया खुली आंखों से उनकी चिता सजाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कल की वो रात उनकी गोद भराई की नहीं, बल्कि उनके पूरे वजूद के अंतिम संस्कार की रात होने वाली थी। शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल का ग्रैंड एमराल्ड बैंक्वेट हॉल खचाखच भरा था। इटालियन क्रिस्टल के बड़े बड़े झूमरों की दूधिया रोशनी में 500 रसूखदार मेहमानों की महफिल सजी थी। शहर के नामी नेता, पुलिस कमिश्नर और सुषमा जी के पुराने जज दोस्त पहली कतार में बैठे थे। स्टेज को विदेशी फूलों से सजाया गया था। बीच में बैठी काव्या अपने 5 लाख के डिजाइनर लहंगे और हीरो के हार में किसी महारानी की तरह इतरा रही थी। उसकी आंखों में आने वाले बच्चे की खुशी नहीं, बल्कि 30 करोड़ की प्रॉपर्टी की वो भूख चमक रही थी, जो आज शांत होने वाली थी। रोहन ने हाथ में माइक पकड़ा। उसके चेहरे पर एक आदर्श बेटे का वो मक्कार नकाब था, जिसे देखकर किसी को भी धोखा हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, रोहन एक झूठी भावुक आवाज़ में कहा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बेटा हूँ, जिसकी माँ ने उसे भगवान की तरह पाला। मेरी माँ की आंखों की रोशनी भले ही चली गई हो, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे घर का सबसे बड़ा उजाला है। और आज काव्या के रूप में इस घर में एक नया वारिस आ रहा है। इसीलिए मेरी माँ अपना यह पूरा साम्राज्य अपने आने वाले पोते के नाम करने जा रही हैं। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रोहन ने अपनी अंधी माँ को स्टेज पर बुलाया। सुषमा जी अपनी सफ़ेद छड़ी के सहारे ठक ठक करती हुई अपनी आंखों पर वो बड़ा सा काला चश्मा पहने हुए बेहद धीरे धीरे स्टेज पर आई। उनकी चाल में एक लाचारी दिख रही थी। रोहन ने एक भारी भरकम लेदर की फाइल खोली, जिसमें 30 करोड़ की वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स थे। उसने बहुत ही मीठी और चाशनी में डूबी आवाज़ में कहा, माँ, आज इस खुशी के मौके पर जैसा आपने वादा किया था, यहाँ नीचे इस वसीयत पर साइन कर दीजिए। रोहन ने सुषमा जी का कांपता हुआ हाथ पकड़ा और उनकी उंगलियों के बीच एक महंगा सोने का पेन थमा दिया। काव्या स्टेज पर ही अपनी सांसें रोके खड़ी थी। बस एक साइन और फिर आज रात इस अंधी बुढ़िया को सीढ़ियों से धक्का देना था। सुषमा जी ने वो पेन पकड़ा। हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई दे जाए। 500 रसूखदार आंखें स्टेज पर टिकी थीं, लेकिन सुषमा जी का हाथ पेपर्स तक नहीं गया। उन्होंने कुछ सेकेंड तक उस पेन को अपनी उंगलियों में घुमाया और फिर खट, सुषमा जी ने वो सोने का पेन जमीन पर फेंक दिया। रोहन हड़बड़ा गया। माँ, क्या हुआ? पेन गिर गया? मैं दूसरा। इससे पहले कि रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, सुषमा जी ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ाई। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपनी आंखों पर लगा वो बड़ा सा काला चश्मा उतार लिया। उन्होंने उस चश्मे को भी जमीन पर फेंका और अपने सैंडल की हील से उसे कुचल दिया। कड़क, कांच के टुकड़े की वो आवाज़ उस सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंजी। सुषमा जी ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें खोली। वहाँ मौजूद 500 मेहमानों
और खुद रोहन काव्या के शरीरों का सारा खून एक पल में जम गया। सुषमा जी की आंखों में कोई अंधापन नहीं था, मोतियाबिंद का कोई सफ़ेद जाला नहीं था, कोई धुंधलापन नहीं था। उनकी आंखें एक शिकारी बाज की तरह बिल्कुल साफ, तेज और आग उगल रही थी। ये एक बेबस सास की आंखें नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट जज की वो खौफनाक आंखें थी जो सीधे मुजरिम की रूह को चीर देती है। उन्होंने माइक अपनी तरफ खींचा। उनकी कड़क और खौफनाक आवाज़ पूरे बैंक्वेट हॉल के स्पीकर्स में गूंज उठी। जिस आई ड्रॉप की शीशी में तूने एसिड और न्यूरोटॉक्सिन मिलाया था काव्या, वो शीशी मैंने उसी दिन डस्टबिन में फेंक कर उसमें सादा पानी भर लिया था। मैं पिछले 6 महीनों से अंधी नहीं, तेरी हर निजता, हर मक्कारी अपनी इन खुली आंखों से बिल्कुल साफ देख रही थी। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकी, बल्कि उसे लगा जैसे पूरा स्टेज पाताल में धंस गया हो। उसका डिजाइनर लहंगा अचानक उसे भारी लगने लगा। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों की पुतलियां खौफ से चौड़ी हो गई। हॉल में मौजूद 500 रसूखदार मेहमान, जज और पुलिस कमिश्नर अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। सुषमा जी अब स्टेज पर किसी लाचार बुढ़िया की तरह नहीं, बल्कि एक शेरनी की तरह चल रही थी। उन्होंने सीधे काव्या की आंखों में अपनी जलती हुई आंखें गड़ा दी। तूने मेरी दाल में अपना जूठा और गंदा पानी मिलाया काव्या, मैंने देखा था। रोहन, तूने मेरे सामने सोफे पर बैठकर अपनी सेक्रेटरी को चूमा और अय्याशी की, मैंने देखा था। तुमने मुझे अंधी और बेवकूफ़ समझकर हर वो नीच काम किया जो एक जानवर भी नहीं करता। सुषमा जी की आवाज़ में एक ऐसा रुतबा था कि काव्या और रोहन की टांगें कांप रही थी। तुम सोच रहे होंगे कि अगर मैं देख सकती थी तो इतने महीनों तक चुप क्यों रही? क्योंकि तुम भूल गए कि मैं एक जज हूँ और एक जज मुजरिम को तब तक सज़ा नहीं देता जब तक वो अपने जुर्म की सारी हदें पार ना कर दे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम नीचता के किस गट्टर तक गिर सकते हो। काव्या का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। बचने का कोई रास्ता ना देखकर उसने अपना आखिरी झूठा दाव चलने की कोशिश की। उसने हकलाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर रोने का नाटक किया। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? यह झूठ है। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं आपके ख़ानदान का वारिस ला रही हूँ माँ जी। सुषमा जी ने एक ऐसी खौफनाक और व्यंग्यात्मक हंसी हंसी जो किसी मौत के फरिश्ते की तरह लग रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी एक नीले रंग की मेडिकल फाइल निकाली। उन्होंने पूरी ताकत से वो भारी फाइल रोहन के मुंह पर दे मारी। स्लप, फाइल रोहन के चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गया और उसके पन्ने पूरे स्टेज पर बिखर गए। सुषमा जी ने माइक पर अपनी आवाज़ को और ऊंचा करते हुए कहा, यही तो तेरा सबसे बड़ा जुर्म है काव्या। तूने सोचा तू एक वारिस का नाटक करके मेरी 30 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेगी। जरा इस फाइल को पढ़ रोहन। 5 साल पहले जब तेरा वो भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था तो तेरी जो सर्जरी हुई थी उसके बाद की ये सीक्रेट मेडिकल रिपोर्ट है। मैंने एक माँ होने के नाते ये बात दुनिया से छिपा कर रखी थी कि मेरा बेटा हमेशा के लिए 100% नपुंसक हो चुका है। तू कभी बाप नहीं बन सकता रोहन। यह शब्द सुनते ही रोहन के शरीर का सारा खून सूख गया। उसकी मर्दानगी का सबसे गहरा और कड़वा सच 500 लोगों के सामने
एक नंगे सच की तरह उछल चुका था। हॉल में औरतों की चीखें निकल गई। पहली कतार में बैठे जजेज और कमिश्नर सदमे में आ गए। काव्या की सांसें अटक गई। उसका चेहरा किसी सफ़ेद भूत की तरह पड़ गया। सुषमा जी वहीं नहीं रुकी। उन्होंने स्टेज से नीचे भीड़ की तरफ अपनी उंगली उठाई। उनकी उंगली सीधे काव्या के उस प्रेमी जिम ट्रेनर की तरफ थी जो चुपचाप पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। तू किसके गंदे खून को मेरे खानदान का वारिस बता रही है काव्या? उस आदमी के? तूने मेरे ही कमरे के बाहर, मेरे ही सामने इसके साथ बेशर्मी की, और तुझे लगा अंधी बुढ़िया का क्या ही दिखेगा। मैंने अपनी खुली आंखों से तेरा नंगा सच देखा है काव्या। मेरे खानदान का वारिस नहीं, तू अपने पाप का घड़ा इस स्टेज पर लेकर खड़ी है। काव्या जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। रोहन का दिमाग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह पागलों की तरह अपने ही बाल नोचने लगा। 30 करोड़ का साम्राज्य, उनकी इज्जत, उनका वजूद, सब कुछ उस अंधी बुढ़िया ने 500 लोगों के सामने एक पल में राख कर दिया। 500 मेहमानों के बीच पसरा हुआ सन्नाटा अब एक भयंकर चीख पुकार और हाहाकार में बदल चुका था। पहली कतार में बैठे शहर के बड़े बड़े नेता और रसूखदार लोग कानाफूसी कर रहे थे। रोहन वहीं स्टेज पर भूत बनकर खड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियां फटी की फटी रह गई थी। उसकी मर्दानगी और नपुंसकता का सबसे कड़वा और गुप्त सच आज सरेआम 500 लोगों के सामने नंगा हो चुका था। उसके कानों में सिर्फ सुषमा जी के वो शब्द गूंज रहे थे, तू कभी पाप बन ही नहीं सकता रोहन। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर जमीन पर बैठी काव्या को देखा। काव्या का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था और वो पसीने से नहा चुकी थी। रोहन के अंदर का लालची और झूठा इंसान अब एक खुखार जानवर में बदल चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया। एक भयानक दहाड़ मारते हुए रोहन पागलों की तरह काव्या की तरफ लपका और उसने अपने दोनों हाथों से काव्या का गला पूरी ताकत से दबोच लिया। तूने मुझे धोखा दिया काव्या। तू किसी और के गंदे खून को मेरे खानदान का वारिस बता रही है। तूने मुझे पूरी दुनिया के सामने नामर्द साबित कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहन पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। काव्या की सांसें उखड़ने लगी। वह हवा में हाथ पैर मार रही थी। उसका 5 लाख रुपए का डिजाइनर लहंगा स्टेज के मार्बल पर रगड़ खा कर फटने लगा था। स्टेज पर मौजूद कुछ लोगों ने रोहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर खून सवार था। तभी बैंक्वेट हॉल के मुख्य दरवाजे बहुत ज़ोर से खुला। फ्रीज, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस, हथियारों से लैस पुलिस की एक भारी टीम हॉल में दाखिल हुई। दरअसल सुषमा जी सिर्फ एक सास नहीं थी, वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थी। उन्होंने इस गोद भराई के फंक्शन के शुरू होने से कई घंटे पहले ही अपने भरोसेमंद वकील और शहर के पुलिस कमिश्नर, जो खुद इस पार्टी में पहली कतार में बैठे थे, उनको घर की सारी सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स, आई ड्रॉप की फोरेंसिक लैब रिपोर्ट और काव्या की कॉल डिटेल्स सौंप दी थी। पुलिस के जवानों ने दौड़कर रोहन को कॉलर से पकड़ा और उसे काव्या के ऊपर से खींचकर अलग किया। रोहन हवा में हाथ पैर मार रहा था। इंस्पेक्टर ने बिना एक सेकेंड गवाए रोहन के हाथों को पीछे मोड़ा और ठंडी लोहे की हथकड़ियां जड़ दी। रोहन, अपनी ही पत्नी की सरेआम हत्या की कोशिश के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। काव्या खांसते हुए जमीन पर पड़ी, हवा के लिए तड़प रही थी।
उसे लगा कि शायद उसकी जान बच गई, लेकिन तभी एक सख्त लेडी इंस्पेक्टर ने उसे बालों से पकड़कर अपने बूटों के पास खड़ा किया। और तुम काव्या? लेडी इंस्पेक्टर ने नफरत से कहा। एक रिटायर्ड जज की आंखों की दवाई में न्यूरोटॉक्सिन एसिड मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश करने और 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए फ्रॉड का जाल बुनने के जुर्म में अरेस्ट हो। पीछे के दरवाजे से दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहे उस जिम ट्रेनर काव्या के आशी को भी पुलिस ने दबोच लिया था। पुलिस रोहन और काव्या को घसीटकर ले जाने ही वाली थी कि सुषमा जी की कड़क आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। सुषमा जी स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही पुराना, खौफनाक और रुतबेदार जज वाला तेज था। उनके हाथों में अब कोई लाठी नहीं थी और आंखों पर कोई काला चश्मा नहीं था। उन्होंने उस माइक को अपने हाथों में पकड़ा। पूरे बैंक्वेट हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट छा गया। 500 लोग अपनी सांसें रोके उन्हें देख रहे थे। सुषमा जी ने अपनी जलती हुई आंखों से हथकड़ियों में जकड़े अपने लालची बेटे और धोखेबाज बहू को देखा और हॉल में गूंजती हुई अपनी आखिरी लाइन कही। दुनिया कहती है कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब एक माँ और एक जज अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधने का नाटक करती है तो मुजरिम खुद ब खुद अपने गले में फांसी का फंदा डालकर लटक जाता है। यह डायलॉग सुनते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पुलिस कमिश्नर ने भी खड़े होकर सुषमा जी को सैल्यूट किया। पुलिस के जवान रोहन और काव्या को कॉलर से पकड़कर जानवरों की तरह हॉल के बीच से घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। काव्या का 5 लाख का डिजाइनर लहंगा जगह जगह से फट चुका था। उसका सारा महंगा मेकअप आंसू और पसीने से धुलकर किसी डरावनी चुड़ैल जैसा लग रहा था। वो पागलों की तरह चीख रही थी, माँ जी मुझे बचा लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। और रोहन, वो रोहन जो कुछ मिनट पहले खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बता रहा था, आज अपनी मर्दानगी का कड़वा सच दुनिया के सामने आने के बाद खून के आंसू रो रहा था। उसका 30 करोड़ का सपना हमेशा के लिए उम्र कैद की काल कोठरी में बदल चुका था। सुषमा जी स्टेज पर एक विजेता की तरह खड़ी थी। उन्होंने अपने 30 करोड़ के साम्राज्य और अपनी इज्जत को उन दिमकों से हमेशा के लिए आज़ाद कर लिया था। आज उन्होंने साबित कर दिया था कि एक माँ अपनी औलाद के लिए जान दे सकती है, लेकिन एक जज कभी इंसाफ के साथ समझौता नहीं करती। इस कहानी से हमें एक गहरी और सख्त सीख मिलती है कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह अपने ही रिश्तों, इंसानियत और सम्मान को मिटा देता है। रोहन और काव्या ने पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में अपनी ही माँ के साथ अमानवीय व्यवहार किया, लेकिन अंत में उनका वही लालच उनकी बर्बादी का कारण बना। सच्चाई और न्याय चाहे देर से सामने आए, लेकिन छिप नहीं सकता। सुषमा जी ने धैर्य, समझदारी और सही समय का इंतजार करके साबित किया कि बुद्धि और संयम से बड़ा न्याय भी हराया जा सकता है। साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि बुजुर्गों का सम्मान करना केवल संस्कार नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग अपने ही माता पिता के साथ गलत करते हैं, उन्हें अंततः उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। किसी को कमज़ोर समझकर उसके साथ अन्याय करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सही समय आने पर वही व्यक्ति सबसे मजबूत साबित हो सकता है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।